हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे मैं विजन आईएएस की पीटी 365 2022 की पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो थी उसका पार्ट 12 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, इस पीटी का जो हेड टॉपिक है वो है कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस या बिल्स के बारे में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 के बारे में पढ़ेंगे। क्यों रहा न्यूज में, पहले ये जानते हैं। दोस्तों, रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करा गया टू कमेमोरेट द 25th ईयर ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ पीसा, दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। तो कुछ बातें अब हम यहाँ पे जानेंगे पीसा एक्ट 1996 के बारे में। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 243 जो है वो एग्जेम्प्ट करता है 5th शेड्यूल एरियाज को फ्रॉम पार्ट 9, जो कि प्रोविजन है पंचायती राज की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट पार्लियामेंट के पास ये पावर है, मतलब पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो अपनी प्रोविजन को एक्सटेंड कर सकते हैं टू द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज बाय लॉ विदाउट इट बीइंग कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकमेंडेशन पे बेस करके दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की पीसा एक्ट को लाया गया था 1996 में ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए एंड इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। आप जानते हैं ट्राइबल वगैरह जो होते हैं, ट्राइब्स वगैरह काफी पिछड़ी हैं, इन सबको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। देखिए, पीसा एक्ट को कहा, मतलब इट्स कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंड करता है पार्ट 9 को संविधान के टू द 5th शेड्यूल एरियाज ऑफ 10 स्टेट्स, 10 स्टेट्स के अंदर अंडर क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 244 विद सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड एक्सेम्पशंस। अब देखिए कौन कौन सी 10 स्टेट्स हैं, पहले इसके बारे में आपको बता दूं। पहली है आंध्र प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है गुजरात, फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर है झारखंड, फिर आपकी आती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ये रिकॉग्नाइज करता है रोल ग्राम सभा का और कम्युनिटी का इन सारे एरियाज में, और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि आप डिवॉल्व करिए अपनी पावर और अथॉरिटी डायरेक्टली ग्राम सभा और पंचायत को। नोडल मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटेशन के लिए जो इस एक्ट की है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सारी जो स्टेट पंचायती राज एक्ट्स हैं फॉर द 5th शेड्यूल एरियाज, इनके पास कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे कि पहला कि सारी जो स्टेट लेजिस्लेशन है पंचायत को लेके शैल बी कंफर्मिटी विद द कस्टमरी लॉ, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। दूसरी बात कि हर एक जो गांव है उनकी खुद की सेपरेट ग्राम सभा हो, जिसके अंदर वो सारे पर्सन्स हों जिनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में इंक्लूडेड है फॉर द पंचायत एट द विलेज लेवल। तीसरी बात, हर एक ग्राम सभा यहाँ पे सेफगार्ड और प्रिजर्व कर सकती है अपने ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, लोगों के, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को, कम्युनिटी रिसोर्सेज को और कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को। हर एक पंचायत यहाँ पे रिजर्व कर सकती है सीट्स को भी अपनी कम्युनिटी पॉपुलेशन के हिसाब से, मिनिमम 50% सीट्स को, जिसमें चेयरमैन हो पंचायत के हर एक लेवल पे वो रिजर्व करी जाएगी फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ग्राम सभा की हैं वो ये कि हमें डेवलपमेंट, उनको डेवलपमेंट वर्क्स को गांव के अंदर और अप्रूव करना है, मतलब अप्रूव करना है। बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे इनको आइडेंटिफाई करने का काम इनका है। सर्टिफिकेट्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को प्रॉपर इशू करना है। तो ये पूरी कहानी हो गई। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जानते हैं ये जो चार्ट दिया हुआ इसमें। देखिए, मेजर पावर्स ग्राम सभा के अंडर पीसा एक्ट के तहत क्या है। पावर है मैंडेटरी कंसल्टेशन की, अगर मैटर कोई लैंड एक्विजिशन का है, प्रिवेंट करना एलिनेशन ऑफ लैंड को, और रिस्टोर करना जो भी बाहर से मान लो एलिनेटेड लैंड है, कोई आ गया कब्जा उब्जा कर लिया तो उसके लिए।
दूसरा, रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन और प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या फिर माइनिंग लीजेस फॉर माइनर मिनरल्स। तीसरा, रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट सेल कंजम्पशन लिकर का, मैनेज करना विलेज मार्केट्स को, कंट्रोल करना मनी लेंडिंग वगैरह को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। और ये चौथा, टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस और फंक्शनरीज सारे सोशल सेक्टर्स और लोकल प्लान्स में। और आखिरी में मैनेज करना माइनर वाटर बॉडीज की ओनरशिप आपकी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। तो ये तो हमने बात करी पीसा के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में। न्यूज में क्यों रहा, सबसे पहले तो हम यही समझते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक जॉइंट कम्युनिकेशन भेजा सारे स्टेट गवर्नमेंट को फॉर द एक्सपीडिशियस implementation of the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Right Act 2006 के लिए, जिसे कॉमनली हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बोलते हैं। तो कुछ बातें हम इस एक्ट के बारे में जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक्ट रिकॉग्नाइज करता है और यहाँ पे देता है फॉरेस्ट राइट्स और ऑक्यूपेशन फॉरेस्ट लैंड के अंदर इन फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, जो रहते हैं ऐसे जंगलों में, फॉरेस्ट में सदियों से, मतलब क्या जनरेशन टू जनरेशन, मतलब जनरेशन से रह रहे हैं अपने, और उनके राइट्स जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं करे गए हैं। दूसरी बात, ये प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट के राइट्स पे, जो कैरेक्टराइज करे गए हैं 4 तरीकों से। पहला, टाइटल राइट्स, ये देता है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को राइट देता है ओनरशिप का टू लैंड फार्म्ड बाय ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर्स तक। दूसरा, टाइटल राइट समझ गए। यूज राइट्स, देखिए, राइट्स टू एक्सट्रैक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ग्रेजिंग, फिशिंग और एक्सेस टू वाटर बॉडीज इन द फॉरेस्ट वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा, रिलीफ और डेवलपमेंट राइट्स, वो ये कि रिहैबिटेट इन केस ऑफ इनलीगल इविक्शन या फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या राइट्स टू एलोकेट फॉरेस्ट लैंड फॉर डेवलपमेंट पर्पस टू फुलफिल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। चौथा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स के अंदर राइट है टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स which they have been traditionally protecting and conserving for the sustainable use। और नॉलेज राइट्स इनको क्या दिए हैं कि राइट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडिशनल कस्टमरी राइट्स। देखिए, ग्राम सभा एक ऐसी अथॉरिटी है जो प्रोसेस को इनिशिएट करती है डिटरमाइन करने के लिए नेचर और एक्सटेंट किसी इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स का या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का या दोनों का, दैट मे बी गिवन टू FDST और OTFD, वही मैंने इनका फुल फॉर्म बताया है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स जानते हैं एक्ट के, यहाँ देख सकते हैं आप, जस्ट अ सेकेंड, देखिए, टू स्ट्रेंथन द कंजर्वेशन रिजाइम ऑफ द फॉरेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, टू अंडू द हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस जो इतिहास से उनके साथ हो रही है ना फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के साथ, उसे यहाँ पे खत्म करना इनजस्टिस को, और इंश्योर कराना कि लैंड टेन्योर प्रॉपर हो, लाइवलीहुड, फूड सिक्योरिटी हो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए। तो ये तो हो गई कहानी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो इस एक्ट के अंदर हैं उनको भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स क्या है, इसका मतलब कस्टमरी कॉमन फॉरेस्ट लैंड विद इन द ट्रेडिशनल या कस्टमरी बाउंड्रीज ऑफ द विलेज या सीजनल यूज लैंडस्केप का इन केस ऑफ पैस्टोरल कम्युनिटीज, जिसमें आपका रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं जैसे सेंचुरीज वगैरह, नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए, जिनमें कम्युनिटी का ट्रेडिशनल एक्सेस हो। दूसरा आता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसके अंदर सारे ही टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आते हैं प्लांट ओरिजिन के, जिसमें बैम्बू हो गया, ब्रशवुड हो गए, स्टम्प्स हो गया, केन हो गए, टस्सार हो गए, कोकून्स हो गए, हनी, वैक्स, लैक, तेंदू और केंदू लीव्स हो गई, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स हो गए, रूट्स, ट्यूबर्स और इस तरह की जो चीजें होती हैं।
उसके बाद आता है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। मेंबर्स या कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो पहले से ही रहते हों या डिपेंड करते हों फॉरेस्ट पे या फॉरेस्ट की लैंड पे फॉर बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड्स, जिसके अंदर आपके शेड्यूल्ड ट्राइब पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज भी आती हैं। उसके बाद अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर कौन होंगे? कोई भी मेंबर या कम्युनिटी हु हैज एटलीस्ट 3 जनरेशंस, एटलीस्ट उसकी 3 जनरेशन प्रायर टू 13 दिसंबर 2005 वो रहते हो या डिपेंड करते हो फॉरेस्ट पे या फॉरेस्ट लैंड पे या फॉर अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसकी जरूरतों के लिए। उसके बाद आपके क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जैसे कि एरियाज हो गए ट्रेडिशनल नेशनल पार्क्स के, सेंचुरीज के, दैट आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज इनवायलेट फॉर द पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जैसा भी डिटरमाइन या फिर नोटिफाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद लोकली अपॉइंटेड एक्सपर्ट्स। उसके बाद फॉरेस्ट विलेजेस की बात करें तो सेटलमेंट्स जो कि इस्टेब्लिश करे गए हैं फॉरेस्ट के अंदर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट या फॉरेस्ट्री ऑपरेशन और विच वर कन्वर्टेड इनटू फॉरेस्ट विलेजेस थ्रू द फॉरेस्ट रिजर्वेशन प्रोसेस। तो ये पूरी कहानी है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इस एक्ट के अंदर। अब कुछ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक कहता है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। न्यूज में क्यों रहा दोस्तों? देखिए, पार्लियामेंट ने पास करा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021 को, जो अमेंड करेगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को। तो अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे थोड़ा क्लियरली बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है जुवेनाइल का। जुवेनाइल इज अ पर्सन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ who is less than 18 years of age। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का जो था वो एड्रेस करता था चिल्ड्रन को इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड चिल्ड्रन जिनको जरूरत है केयर की, प्रोटेक्शन की। ये प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रायल ऑफ जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इन द एज ग्रुप 16 से 18 ईयर्स तक, है ना, एज अडल्ट्स इन सर्टेन केसेस। एक्ट को लाया गया टू रिप्लेस द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी लॉ एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 का जो था, 2000 का जो था, उसकी जगह पे इसको लाया गया 2015 वाले को। ये फुलफिल करता है इंडिया की कमिटमेंट एज सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, हेग कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 एंड दूसरे कुछ रिलेटेड जो हमारी इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अब ये एक्ट क्या चेंजेस ला रहा है वो हम इसके माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले बेसिस देखेंगे, फिर 2015 में क्या था और अमेंडमेंट एक्ट के फीचर्स क्या हैं। अडॉप्शन की बात करें, 2015 वाले में अडॉप्शन किसी भी बच्चे का ये फाइनल था एक बार अगर सिविल कोर्ट इशू कर दे अडॉप्शन ऑर्डर को। यही वाले फीचर देखिए अमेंडमेंट एक्ट की। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, ये अडॉप्शन ऑर्डर्स को इशू कर सकते हैं, दोनों ही इंट्रा कंट्री और इंट्रा कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शंस के लिए, ताकि यहाँ पे इंश्योर कर सके फटाफट इन सारे केसेस को खत्म करें और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़िया हो। एडिशनल फंक्शंस डीएम के क्या रहेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के? ये डीएम को एम्पावर करता है इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इफेक्टिवली वो कोऑर्डिनेट और मॉनिटर कर सकते हैं फंक्शंस अलग अलग एजेंसीज के जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोविजन ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट की। इनको एम्पावर किया गया है टू सुपरवाइज द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स एंड स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट्स एंड कंडक्ट अ क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ CWC JJ बोर्ड्स। अपील्स की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई भी अपील नहीं है किसी भी ऑर्डर के लिए जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यहाँ पे देगी, कंक्लूडिंग दैट अ पर्सन इज नॉट अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, द बिल रिमूव दिस प्रोविजन। और अभी की बात करें, देखिए जो एक्ट है वो रिमूव करता है इस प्रोविजन को। कोई भी इंसान अगर जो है अ पर्सन अग्रीव्ड बाय एन अडॉप्शन ऑर्डर पास्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये ऐसा इंसान अपील कर सकता है डिविजनल कमिश्नर के सामने विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर, और ऐसी अपील जो है वो डिस्पोज की जाएगी विद इन 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील। सीरियस ऑफेंसेस की बात करते हैं।
2015 वाले में था कि ऑफेंसेस जो करे जाते हो बाय जुवेनाइल्स, इसे आप ऐसे मान सकते हो कि हेनियस ऑफेंस, ऐसे जिनकी मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 7 सालों की जेल होगी अंडर आईपीसी या किसी दूसरे लॉ के तहत। सीरियस ऑफेंस 3 से 7 सालों की जेल होगी, और पेटी ऑफेंस जिसमें 3 सालों से कम की जेल होगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड विल इंक्वायर अबाउट अ चाइल्ड जो कि अक्यूज्ड है ऑफ अ सीरियस ऑफेंस। फीचर्स क्या है अमेंडमेंट एक्ट के? ये रीडिफाइन करता है सीरियस ऑफेंसेस को। इसमें ऐसे ऑफेंसेस आएंगे जिसमें पनिशमेंट मिनिमम जेल जो है फॉर द टर्म ऑफ 3 to 7 years होगी, मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म मोर देन 7 years होगी, बट कोई भी मिनिमम इम्प्रिजमेंट या मिनिमम इम्प्रिजमेंट नहीं होगी फॉर ऑफ लेस देन 7 years। तो ये किया गया ताकि रिकमेंडेशन जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की है इन शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली केस की, उन्हें प्रॉपर इफेक्ट दे सकें। डेजिग्नेटेड कोर्ट क्या है? देखिए पुराने वाले में ये था कि यहाँ पे जो ऑफेंसेस किए जाते हैं बच्चों के अगेंस्ट दैट आर पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ मोर देन 7 years, ये चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्राई होंगे, है ना, ये इक्विवेलेंट टू सेशन कोर्ट है। नए वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है इसके तहत ये सारे ऑफेंसेस जो भी इस एक्ट के अंदर आएंगे उन्हें चिल्ड्रन कोर्ट के अंदर ही ट्राई किया जाएगा। कोई दूसरे ऑफेंसेस जैसे पनिशेबल है जो इम्प्रिजमेंट जिसमें 7 सालों के से कम की है, इसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई किया जाएगा। ये पुराने 2015 वाले में था। अब यहाँ तो सब कुछ हो गया है चिल्ड्रन कोर्ट के तहत। नेक्स्ट एरिया है ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन का। देखिए एक ऑफेंस जो कि एक्ट के अंदर आता है जो कि पनिशेबल है, इसमें इम्प्रिजमेंट होगी 3 से 7 सालों की जेल होगी, विल बी कॉग्निजेबल, जहां पे अरेस्ट जो है वो अलाउ होती है बिना वारंट के, इसे बोलते हैं कॉग्निजेबल, और नॉन बेलेबल होगा, इसमें कोई बेल नहीं है। अमेंडमेंट वाले में ऐसे ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बन गए हैं। ठीक है, समझ गए, नॉन बेलेबल है ना, लेकिन कॉग्निजेबल जो है यहाँ पहले कॉग्निजेबल था, अभी नॉन कॉग्निजेबल है। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात करते हैं। स्टेट पुराने वाले में क्या था कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती थी, बना सकती थी एक या उससे ज्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज को हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कि डील करती चिल्ड्रन के साथ में, अगर जिनको भी केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसके साथ ये प्रोवाइड करता था कुछ क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट के लिए उन मेंबर्स का जो कि CWC के थे। एग्जाम्पल, एक मेंबर जो है इसके अंदर अगर मान लो हेल्थ, एजुकेशन या वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन की बात है फॉर एटलीस्ट 7 years, या फिर अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल जिसमें डिग्री हो, जिसके पास चाइल्ड साइकोलॉजी की, साइकेट्री की, लॉ की या सोशल वर्क की। नए वाले में स्टिपुलेट करता है कुछ एडिशनल क्राइटेरिया भी अपॉइंटमेंट के लिए CWC मेंबर्स के। ऐसे कोई भी इंसान ऐसा एलिजिबल नहीं होगा सेलेक्ट होने के तौर पे इस CWC के मेंबर के तौर पे, अगर इसका कोई पास्ट रिकॉर्ड रहा है जिसमें इसने ह्यूमन राइट्स को वायलेट करा है या चाइल्ड राइट्स को वायलेट करा है, या फिर अगर इससे किसी ऐसे इल्जाम में है जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड आता है। तीसरा, अगर मान लीजिए इसे रिमूव या डिसमिस किया गया है सर्विस से, सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी अंडरटेकिंग के लिए, या कॉरपोरेशन से भी इसको किया गया है, या किसी भी तरह से, अगर मान लीजिए और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, अगर किसी भी तरह से कोई सरकारी जो है ऑफिस से इसको रिमूव किया गया हो पास्ट में, तो ये भी एलिजिबल नहीं होगा। हैज एवर इंडल्ज इन चाइल्ड अब्यूज, है ना, कभी चाइल्ड अब्यूज में रहा हो, एम्प्लॉयमेंट करा हो उसने चाइल्ड लेबर का, या इमोरल एक्ट किया हो, और ये एक पार्ट है मैनेजमेंट का चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारी बातें हैं। तो इन सब, अगर ये सब कुछ पे कोई पॉइंट बनता है तो इसमें से वो बंदा एलिजिबल नहीं होगा मेंबर के तौर पे CWC के। क्लियर है? नेक्स्ट हम कुछ रिलेटेड न्यूज, मतलब कुछ रिलेटेड न्यूज क्या, अदर न्यूज के बारे में जानेंगे थोड़ा डीपली। तो यहाँ देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा केबल टेलीविजन नेटवर्क्स अमेंडमेंट रूल 2021 का। क्या है? देखिए सेंटर ने यहाँ अमेंड किया है केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स को, यहाँ पे स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो सिटीजन्स के दुख दर्द हैं, कंटेंट जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है टेलीविजन चैनल्स के द्वारा, उनसे रिलेटेड प्रॉपर यहाँ पे जो है वो डील किया जा सके। टेलीविजन इंडिया भारत के अंदर ये गवर्न करती है केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1955 के अंदर। आज के टाइम पे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है बाय वे ऑफ एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जो कि दुख दर्द जो सिटीजन्स के हैं रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ द प्रोग्राम या एडवर्टाइजिंग कोड्स अंडर द रूल्स, बट इसमें कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स 2021 ये
3 लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को प्रोवाइड करता है। ये सेम होगा कंप्लेंट रिड्रेसल स्ट्रक्चर की तरह अंडर द न्यू सोशल मीडिया रूल्स जो कि फ्रेम करे गए हैं अंडर द आईटी एक्ट। दूसरा आता है ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने रिलीज करा ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 को। ये यहाँ पे जो प्रोसेस है सर्टिफाई करने का फिल्म्स को फॉर थिएट्रिकल रिलीज और अच्छा इसको बनाएगा इन व्यू ऑफ चेंजिंग टाइम्स, वक्त के हिसाब से और जो पायरेसी वगैरह है उसको रोकने के हिसाब से। क्या प्रोविजंस हैं बिल की? देखिए सब कैटेगराइज करेगा व्यूइंग एज को, ये है ना, व्यू मतलब ये प्रॉपर एज बेस्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जैसे यूए 7+ हो गया, यूए 13+ हो गया, यूए 16+ हो गया, इस तरह से सब कैटेगराइज करा जाएगा। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेशन फिल्म्स को अंडर 3 कैटेगरीज। एक होती है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन या आप यू कह लो जिसे कहते हैं। फिर पेरेंटल गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है उन बच्चों के लिए जो कि 12 साल से कम होते हैं, है ना, तो अंडर एज हो गया ना यूए, और अडल्ट फिल्म्स होती हैं तीसरी। तो प्रोविजंस टू पेनलाइज फिल्म पायरेसी विल जेल एंड जेल टर्म होगी और फाइन होगा। इसमें प्रोविजंस भी होंगी सर्टिफिकेट देने की उन फिल्म्स को फॉर परपेचुइटी। आज के टाइम पे सर्टिफिकेट इशू करा जाता है, ये वैलिड होता है सिर्फ 10 सालों के लिए। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। हेडक्वार्टर्स का मुंबई के अंदर है, 9 रीजनल ऑफिसर्स हैं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सेक्शन नंबर 3 के तहत सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में। ये कैरी आउट करती है प्रायर एग्जामिनेशन फिल्म्स का एज पर 1952 एक्ट, सिनेमेटोग्राफ रूल्स 1983 और गाइडलाइंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट 1991 के तहत, जिसपे बेस करके इट कैन सैंक्शन फिल्म फॉर पब्लिक एग्जीबिशन अंडर वेरियस कैटेगरीज ऑफ सेक्शन 5 पार्ट बी, डायरेक्ट एक्सेशंस और मॉडिफिकेशन बिफोर सैंक्शन या फिर रिफ्यूज टू गिव सैंक्शन फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में। क्या है ये? देखिए आसाम जो है वो ऐसी पहली स्टेट बन गया है जिसने मॉडल टेनेंसी एक्ट को अडॉप्ट किया। इस एक्ट का एम होता है जो ट्रस्ट डेफिसिट है टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स मतलब किराएदार और मकान मालिक के बीच में उसे भरना बाय क्लियरली डिलिनेटिंग अदर ऑब्लिगेशंस। क्या है फीचर्स एमटीए 2019 के? देखिए टेनेंसी का एग्रीमेंट, कोई भी इंसान यहाँ पे अपनी जो प्रीमाइसेस है, बिल्डिंग है, जो भी है, वो लेट आउट नहीं कर सकता या रेंट नहीं कर सकता बिना किसी अग्रीमेंट के। एग्रीमेंट होता है ना लेने से पहले, अगर हम लोग बिल्डिंग्स लेते हैं या कोई भी जगह लेते हैं किराए पे। दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो लिमिटिंग द एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट टू मैक्सिमम ऑफ 2 मंथ्स, है ना, मैक्सिमम 2 महीने का आप रेंट ले सकते हो रेजिडेंशियल के लिए और 6 महीने का ले सकते हो नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। रेंट अथॉरिटी अपॉइंट करी जाएगी बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसमें प्रीवियस अप्रूवल लगेगा स्टेट या यूटी की सरकार का रजिस्ट्रेशन के लिए रेंटल एग्रीमेंट के। रेंट कोर्ट एंड रेंट ट्रिब्यूनल्स, ये रोक लगाता है सिविल कोर्ट पे फ्रॉम एंटरिंग अ सूट विद सेटअप ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज रेंटल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन। और विद होल्डिंग एसेंशियल सप्लाई या सर्विस, तो इसमें कोई भी विद होल्डिंग नहीं है एसेंशियल सप्लाई की टू द प्रीमाइस ऑक्यूपाइड बाय द टेनेंट। नेक्स्ट टॉपिक है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बारे में। दोस्तों पार्लियामेंट ने पास किया इस अमेंडमेंट बिल 2021 को रिप्लेस करने के लिए एक ऑर्डिनेंस को, जिसे प्रोमलगेट किया गया था सितंबर 2021 में। क्या की प्रोविजंस हैं इस एक्ट के? देखिए एक्ट रेगुलेट करता है कुछ ऑपरेशंस को, जैसे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट और कंजम्पशन related to narcotic drugs or psychotropic substance, finance certain illicit activities जैसे कि cultivating cannabis, है ना, cannabis को यहाँ पे जो है उगाना और उसके साथ हार्बर करना ऐसे लोगों को जो इन सारे एक्शंस में, है ना, इन्वॉल्व हैं, तो ये एक जुर्म होगा, ऑफेंस होगा। जो लोग गिल्टी पाए जाएंगे इनको बहुत ही जबरदस्त खतरनाक जेल होगी एटलीस्ट 10 सालों की, और ये 20 सालों तक भी एक्सटेंड हो सकती है, फाइन भी लग सकता है 1 लाख रुपए तक का। तो नई प्रोविजन यहाँ पे देती है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम
जो आई थी वो May 1, 2014 से आई थी। अच्छा, यहाँ पे नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 को पार्लियामेंट के अंदर लाया गया मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा। क्या है हाइलाइट्स इस बिल की? स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क जो है ऑपरेशन के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का, नाडा, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी और दूसरे डोप टेस्टिंग लेबोरेटरीज का। नाडा और एनडीटीएल एस्टैब्लिश एज सोसाइटीज अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट विल बी डिसॉल्व एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ये नाडा को पावर्स देता है इन्वेस्टिगेशन की, सैंक्शन लगाने की, एंटी डोपिंग रूल के लिए, मतलब एंटी डोपिंग रूल के वायलेशन के लिए, और पावर्स देता है इंस्पेक्शन की, सैंपल कलेक्शन की, शेयर करने की, फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन की। नाडा पहले इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी रेड वगैरह करने की। इस्टेब्लिश करता है नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग स्पोर्ट्स के अंदर, टू बी मेड अप ऑफ एन चेयरपर्सन। इसमें चेयरपर्सन होंगे, 2 मेंबर्स होंगे जिन्हें अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो अकाउंट और ऑडिट होगा बोर्ड का, एजेंसी का और एनडीटीएल का, वो किया जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कुछ बातें हम डोपिंग के बारे में जानते हैं। डोपिंग रिप्रेजेंट करता है यूज ऐसे सब्सटेंसेस का या साइकोलॉजिकल मीडिएटर्स का जो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होते बट बाहर से एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, है ना, एक्सटर्नली एज एन एक्सटर्नल एड के तौर पे, ताकि टू इंक्रीज द एथलीट्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द कंपटीशन। इंडिया ने एस्टैब्लिश करा है एनडीटीएल को 2008 में और नाडा को 2009 में। एनडीटीएल करेंटली एनडीटीएल इज करेंटली सस्पेंडेड बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी फॉर फेलिंग टू मीट द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ये पूरी नहीं कर पाया था, इसलिए इसको सस्पेंड कर दिया गया वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 के बारे में। दोस्तों, जो ये बिल है, इस बिल को यहाँ पे शेड्यूल किया गया है टू बी इंट्रोड्यूस बाय खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है 6th शेड्यूल के अंदर संविधान के। ये प्रोवाइड करती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पेरेंटल प्रॉपर्टी का अमंग सिबलिंग्स, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। खासीस ये एक मैट्रिनियल सोसाइटी है ना, पैट्रिनियल नहीं है, मतलब जो इनहेरिटेंस देखी जाती है वो देखी जाती है मदर्स क्लैन से। और खासीस के अंदर जो यंगेस्ट डॉटर होती है वो सारी प्रॉपर्टी की हकदार होती है अपने पेरेंट्स की। हालांकि 6 शेड्यूल के हिसाब से जो राइट है पास करने का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लॉ को, अल्टीमेटली ये स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में है। नेक्स्ट आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बारे में बात। पार्लियामेंट ने पास किया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2021 को। एक्ट यहाँ पे देखता है कि अमेंड करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 को टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन द नेम ऑफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 को लाया गया था एस्टैब्लिश और इनकॉर्पोरेट करने के लिए यूनिवर्सिटीज को फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन अलग अलग वेरियस स्टेट्स में फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद फॉर इंसिडेंटल देयर टू। आज के टाइम पे यहाँ पे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए। फिर बात आती है विमेन्स राइट इन द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, 2 केसेस में, एक में तो विमेन राइट्स इन द इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और दूसरा है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेस डाला है रिफॉर्म लाने के लिए इन सारे लॉज में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 क्या है पहले समझते हैं। ये गवर्न करता है राइट इनहेरिटेंस का हिंदू जॉइंट फैमिली में। इसको अमेंड किया गया 2005 में, पहली बार अलाउ किया हिंदू फीमेल को कि अब वो भी एब्सोल्यूट ओनर बन सकती है प्रॉपर्टी की। डाउरी मतलब दहेज जिसे कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, या स्त्री धन कहते हैं साउथ इंडिया में। ये डिफाइन करा जाता है बाय द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। क्या है ये? कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो दी जाती है या अग्री की जाती है कि हम देंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक पार्टी देगी, मतलब पेरेंट्स देंगे या पार्टी देगी टू अनदर पार्टी इन कनेक्शन विद द मैरिज, शादी को लेकर। तो ये हमने पूरी कहानी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देख ली और अब इस लेक्चर को यहीं पे ही ओवर करते हैं। नेक्स्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट
जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आपको कैसा लगा लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ में इन वीडियोस को फेसबुक वगैरह पे देखने के लिए आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम में आपको पीडीएफ्स वगैरह, अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। जय हिंद।